हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है केस। ना वो केस नहीं जो आप समझ रहे हैं, वो नगद नारायण वाला केस नहीं। उसकी स्पेलिंग है CASH, केश, और उसका प्रोनाउंसिएशन है केश। और हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है CASE, केस, राइट। यानी कि अंग्रेजी में ये चैप्टर होता है और इसका एक अपना अलग महत्व है। तो केस होता क्या है, केस के प्रकार क्या है, हम इस पर एक बृहद डिटेल चर्चा करेंगे, राइट। और अभी मोटा मोटी यदि हम समझने की कोशिश करें तो हमको समझ में आएगा कि आप नाउन प्रोनाउन के बारे में तो जानते ही है ना। तो हम ये समझने की कोशिश करें तो हमको समझ में आ जाएगा कि नाउन या प्रोनाउन, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ संबंध होता है तो वो संबंध केस कहलाता है। जब किसी नाउन या प्रोनाउन का वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ जो संबंध होता है वो संबंध केस कहलाता है, जिसे हिंदी में कारक बोलते हैं। चलिए यहाँ पर पहुँचते हैं, राइट। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं केस, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कारक। तो कारक होता क्या है, परिभाषा के अनुसार हम समझने की कोशिश करें तो जैसे मैंने लिखा है, केस इंडिकेट्स द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस according to their relation with rest of the word in a sentence। हिंदी में समझने की कोशिश करें तो क्या होगा कि केस नाउन एंड प्रोनाउन के ग्रामेटिकल फंक्शन कार्य को वाक्य में शब्द के साथ उनके संबंधों के अनुसार इंगित करता है। ठीक, जो उसके संबंध है उस संबंध के अकॉर्डिंग वो शो करता है, राइट। तो ये थी केस की परिभाषा। अब केस की परिभाषा यदि हमें समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर हमको समझ में आएगा कि अब हम देखते हैं कि केस के प्रकार कितने हैं, केस कितने प्रकार के होते हैं, राइट। तो जैसे जैसे हम केस में आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, हमारे को एक एक बातें पूरी क्लियर होती चली जाएगी, राइट। तो आगे चलकर देखें तो हमें समझ में आएगा कि ये केस के प्रकार। अब केस के प्रकार, तो केस के 3 प्रकार हैं, एक नॉमिनेटिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस और एक पॉजेसिव केस। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला केस है, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और तीसरा पॉजेसिव केस है ना। तो पॉजेसिव केस क्या है, पॉजेसिव केस का मतलब होता है अधिकार कारक। तो ऑब्जेक्टिव केस को क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस को कहते हैं कर्म कारक, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव केस को कर्म कारक कहते हैं और नॉमिनेटिव केस को कर्ता कारक, और पॉजेसिव केस को कहते हैं अधिकार कारक। तो अब देखें तो ये जो नॉमिनेटिव केस के 3 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 है नॉमिनेटिव केस ऑफ एड्रेस, दूसरा है नॉमिनेटिव केस ऑफ एब्सोल्यूट, और तीसरा है नॉमिनेटिव केस इन एपोजिशन। तो ये 3 प्रकार हो गए नॉमिनेटिव केस के। अगला जो ऑब्जेक्टिव केस है उसके 6 प्रकार हैं जो सामने मैंने लिखे हैं। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, कॉन्ग्नेट ऑब्जेक्टिव, चौथा है एडवर्बल ऑब्जेक्ट, फिर रिटेन ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से नॉमिनेटिव केस के 3 और ऑब्जेक्टिव केस के 6 प्रकार हो गए। अब हम इन प्रकारों का डिटेल अध्ययन करते हैं, एक एक करके आगे चलते हैं और फिर उन पर पूर्ण रूप से चर्चा भी करेंगे। ठीक, मैंने ये नॉमिनेटिव केस की डेफिनेशन लिखकर पहले ही रखी हुई है। तो नॉमिनेटिव केस किसको कहेंगे, नॉमिनेटिव केस होता क्या है, तो व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। जब नाउन और प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है
किसका, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, तब हम उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं, राइट। अब नॉमिनेटिव केस के प्रकार, तो नॉमिनेटिव केस का जो पहला प्रकार हमने अभी देखा था वो क्या था, वो था नॉमिनेटिव केस ऑफ एड्रेस, राइट, यही था। अब इसका जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आएगा, इसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि एड्रेस करने वाला, किसी को संबोधन करने वाला, जब वो सब्जेक्ट स्थान पर आकर किसी का संबोधन किया जाए तो वो नॉमिनेटिव केस ऑफ एड्रेस हो जाएगा। जैसे कि एक आध एग्जाम्पल हम देखें तो मैं जैसे ही एग्जाम्पल में वर्ड लिखता हूँ दोस्तों, शब्द तो नहीं, वर्ड लिखूंगा तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि नॉमिनेटिव केस ऑफ एड्रेस है क्या। जैसे कि एक एग्जाम्पल वर्ड के रूप में मैं लिख देता हूँ जेंटलमैन, है ना। राइट, तो ये एक क्या है, नॉमिनेटिव केस है। दूसरा यदि मैं लिखने की कोशिश करूं तो ऐसा भी हो सकता है, लिख दिया मैंने, ठीक, ये भी एक नॉमिनेटिव केस है। इसी प्रकार से हम और चाहें तो आगे यदि हम लिखें तो इससे भी हम किसी को संबोधन करते हैं, राइट। तो ये सब क्या है, ये सब नॉमिनेटिव केस है, ठीक है ना। हाँ, अब इसका सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे कि नीचे मैं यदि उसी को लिख दूं, ठीक है ना, कि जेंटलमैन टेक योर सीट, जेंटलमैन टेक योर सीट, जेंटलमैन टेक योर सीट्स, ठीक। तो ये एक क्या हो जाएगा, ये एक हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ये जो सेंटेंस है हमारे, ये सेंटेंस क्या करते हैं, ये सेंटेंस किसी का संबोधन, किसी को संबोधन करने के समय में हम इनका, ये हमारे उपयोग में आते हैं, राइट। तो ये था हमारा नॉमिनेटिव केस इन, नॉमिनेटिव केस ऑफ एड्रेस, राइट है। अब हम आगे चलकर जो देखें तो हमारा जो दूसरा केस का प्रकार है, नॉमिनेटिव केस का जो हमारा दूसरा प्रकार है वो क्या है, वो है, लिख कर देखें, दूसरा प्रकार हमारा क्या है, दूसरा प्रकार है हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट केस या फिर नॉमिनेटिव केस एब्सोल्यूट। Nominative case in absolute, राइट। तो इसका मतलब क्या, यदि हम इसकी बात करें तो ये क्या, तो ये ऐसे, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र कारक, यानी कि इन ये जो शब्द होते हैं ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, सेंटेंस में भी ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लिख कर बताऊं कि द सन राइजिंग,
द सन राइजिंग, वी क्रॉस्ड द रिवर विच, ठीक। तो ये एक सेंटेंस हो गया, राइट। एक आध सेंटेंस और लिखे, चलिए एक आध सेंटेंस और लिखते हैं, फिर हम बात करते हैं। the work having finished, the work having finished, the work having finished, we took our meal। ये एक सेंटेंस लिखा मैंने। तो आप देखेंगे कि इसमें जो सेंटेंस है कौन सा, द सन राइजिंग, ये जो एक सेंटेंस है ऊपर का, मतलब ऊपर वाले सेंटेंस में जो दो पार्ट दिख रहे हैं आपको, द सन राइजिंग और दूसरा वी क्रॉस द रिवर ब्रिज, और नीचे वाले में भी द वर्क हैविंग फिनिश्ड, उसके बाद जो वी टुक अवर मील, ये दोनों सेंटेंसों में दो दो पार्ट दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो जो पहला वाला पार्ट है द सन राइजिंग, इसका मतलब होता है कि सूरज के, ठीक, सूरज के राइजिंग होते ही वी क्रॉस द रिवर ब्रिज, हमने रिवर का ब्रिज क्रॉस कर लिया, ठीक। या फिर द वर्क हैविंग फिनिश्ड, ये अपने आप में एक स्वतंत्र कारक है, पूरे सेंटेंस में अलग ही स्वतंत्रता लिए हुए है। द वर्क हैविंग फिनिश्ड, अपना काम खत्म करके, अपना काम खत्म करके, वी टुक अवर मील, हमने अपना भोजन लिया, ठीक। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं स्वतंत्र कारक, क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ठीक। और भी हो सकता है कि जैसे मैं एक आध सेंटेंस और बोलूं कि आई सॉ अ फ्लाइंग बर्ड्स, तो जो पीछे फ्लाइंग बर्ड्स है वो उड़ता हुआ पक्षी, फ्लाइंग बर्ड्स उड़ता हुआ पक्षी, आयशा, फ्लाइंग बर्ड्स उड़ता हुआ पक्षी, आयशा, मैंने देखा, फ्लाइंग बर्ड्स को सामने ले आओ, फ्लाइंग बर्ड्स उड़ता हुआ पक्षी, मैंने देखा, आयशा। कहने का मतलब ये है कि जिसमें हुआ, एक हम मतलब अच्छी बात है कि हम इसको इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जहाँ पर जिस सेंटेंस में यहाँ पर करके या हुआ शब्द लगा हो, वे सेंटेंस एब्सोल्युटली केस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एब्सोल्युटली केस इन नॉमिनेटिव केस, या नॉमिनेटिव केस एब्सोल्यूट कहलाते हैं, राइट। तो ये था हमारा नॉमिनेटिव केस एब्सोल्यूट। इसके बाद हम अगला जो हमारा जो प्रकार है, यदि हम उस पर चर्चा करें तो वो कहलाता है नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन। क्या कहलाता है, जो हमारा तीसरा प्रकार है नॉमिनेटिव केस का, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन, है ना। तो इस पर यदि हम चर्चा करेंगे, ठीक, ये हो गया नॉमिनेटिव केस इन एड्रेस, और ये इस पर नंबर 2 डाल देते हैं, नॉमिनेटिव केस इन और नंबर 3, राइट। नंबर 3 हमारा होगा नॉमिनेटिव केस इन ये, ठीक। अब हम इस पर यदि हम चर्चा करने जाएंगे, राइट।
नंबर 2 डाल दिया है यहाँ, नंबर 3। ओके, चलिए, राइट। तो हमको क्या पता चलेगा इसमें, हमको इसमें क्या पता चलता है, इस जो नॉमिनेटिव केस का तीसरा हमारा एग्जाम वाक्य प्रकार है, उसमें ये पता चलेगा कि पहले अपन एक काम करें, एग्जाम्पल लिखते हैं, और एग्जाम्पल लिखने के बाद फिर हम उस पर चर्चा करेंगे, तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं कहूँ कि ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, कुछ ठीक, ये मैंने सेंटेंस लिखा, क्या लिखा, कोहली इंडियन टीम कैप्टन स्कोर 89 रन स्टिल। अभी जो इंडियन टीम के कप्तान है कोहली, उनका जो स्कोर है वह 89 है। क्या है? 89, राइट। तो ऐसा कोई भी ना हो जो उसकी व्याख्या करने के लिए आए, और पहले आने वाले नाउन का इन अपोजिशन कहलाता है वो, ठीक। जब कोई नाउन दूसरी नाउन के उपरांत या बाद उसकी व्याख्या करने के लिए आता है, तो वो नाउन क्या कहलाता है? वो नाउन इन अपोजिशन कहलाता है, ठीक है। या फिर इसमें और कोई एक आध हम एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करें तो इसको एक आध एग्जाम्पल और लिखते हैं जिसमें हमको समझ में आ जाएगा, पूरी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक आध मैथोलॉजी से लेते हैं। राम द सन ऑफ दशरथ, ठीक, ये हो गया। राम द सन ऑफ दशरथ किल्ड रावण, ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक। इसमें क्या समझ में आ रहा है? इसमें समझ में आ रहा है कि दशरथ का पुत्र राम, उसने रावण को मारा। तो जो राम द सन ऑफ दशरथ, इसमें क्या हो रहा है? जो दूसरा नाम है द सन ऑफ दशरथ, वो राम की व्याख्या करने के लिए आ रहा है, ठीक है ना, कि वो कौन है। तो ये समानाधिकरण कारक कहलाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये जो हमारे तीनों केस हुए, नॉमिनेटिव केस के एग्जाम्पल, ये नॉमिनेटिव केस ऑफ एड्रेस, नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन, नॉमिनेटिव केस इन कॉम्प्लीमेंट, ये जो है ये
सब के सब नॉमिनेटिव केस के स्थान पर आने वाले, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले क्या है, केस है, राइट। अब हम आगे चलेंगे और आगे देखेंगे कि जो हमारा अगला जो प्रकार था वो क्या था, वो था ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, क्या था वो था हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस किसको कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस किसको कहेंगे हम, जो जैसा कि हमने देखा है कि जो हमें किसके स्थान पर आता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने वाले नाउन ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आने वाले नाउन को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो उसकी यदि हम डेफिनेशन लिखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि डेफिनेशन के हिसाब से भी क्या बनता है, वो भी देख लेते हैं। तो लिखते हैं, व्हेन a noun when a noun or pronoun is used as the object of a verb, is said to be ऑब्जेक्टिव केस। राइट, ये होगी हमारी ऑब्जेक्टिव केस की परिभाषा कि व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज सेट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज सेट टू बी ऑब्जेक्टिव केस, इज सेट टू बी। समझ आ रहा है, हिंदी में क्या कहेंगे, यदि हिंदी में हमको इसकी परिभाषा समझ में आ रही हो तो, कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है, यानी कि कर्म कारक कहलाता है। राइट, अब इसके तो प्रकार पर हम चर्चा करें कि अब इसके प्रकार कितने हैं। तो हमने पहले देख चुके हैं कि इसके कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। तो इसका पहला प्रकार क्या होगा, हमने पहला प्रकार क्या लिखा है, इसका पहला प्रकार है वो है ऑब्जेक्टिव केस कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव केस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस कॉम्प्लीमेंट। ये ठीक, ठीक। तो अब हम इसकी यदि एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करें तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि ऑब्जेक्टिव केस कॉम्प्लीमेंट है क्या, है ना। तो जब हमको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कॉम्प्लीमेंट है क्या, तो फिर हम अच्छे से उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब देखिएगा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में जो हम कहते हैं वो है कार्यपूर्व। इस तरीके से
राम मेड विभीषण द किंग। ठीक, तो इसमें हमको चीजें क्या समझ में आ रही है? इसमें हमको ये चीज समझ में आ रही है कि जब दो नाउन आते हैं किसके बाद? वर्ब के बाद। जब वर्ब के बाद दो नाउन आते हैं तो वे दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। ठीक, वर्ब के बाद आने वाले दोनों नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं और दूसरा नाउन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। दूसरा नाउन जैसे कि जो द किंग है वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि राम मेड विभीषण द किंग। ये चीज इस बात से हमको समझ में आ रही है। दूसरा यदि कोई हम और एग्जाम्पल लिख दें तो क्लास टीचर मेड राणा क्लास कैप्टन। ठीक, इसमें भी वही बात है कि जो क्लास टीचर है उसने राणा को क्लास कैप्टन बनाया। ठीक है ना? तो ये सब चीजें जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट, कार्य को पूर्ण करने वाली ये कहलाती है। यानी कि इसमें जो एक कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा जो होता है वो होता है मेन वर्ड या मेन नाउन या प्रोनाउन। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पर जो मेन नाउन क्या है वो है पहले वाले में विभीषण और दूसरे वाले में राणा, और कॉम्प्लीमेंट क्या है? क्लास कैप्टन और द किंग। ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस कॉम्प्लीमेंट। दूसरा ऑब्जेक्टिव केस कॉम्प्लीमेंट को आगे बढ़कर यदि हम दूसरा और जो उसका एग्जाम्पल नहीं, दूसरा प्रकार देखें तो हम चाहेंगे कि दूसरा प्रकार है क्या? तो दूसरा प्रकार है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? सॉरी, तो हम इसको नीचे ले आए इस तरीके से, ठीक है ना? तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें तो हम क्या समझेंगे? हमको ये समझ में आएगा कि जो हमारा पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई गेव बुक टू ट्राई। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया। वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट कोई वस्तु हो या फिर कोई ऐसी फीलिंग्स या थिंग्स, तो वो थिंग्स या वो वस्तु क्या कहलाती है? वो वस्तु कहलाती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो उसके बाद आने वाला वर्ड होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा, वो क्या कहलाएगा? वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है ना? क्योंकि हमको इसमें ये देखना है कि डायरेक्ट हम किस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं, होगा। ठीक, तो ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रत्यक्ष कर्म जिसको कहते हैं। राइट, यानी ये चीज बात क्लियर हो गई कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक, और यदि हम इसके बाद जो हमारा अगला एग्जाम्पल है उस पर चर्चा करें तो हम देखेंगे कि जो हमारा अगला एग्जाम्पल आया है वो है नंबर
3, जिसको अगला जो प्रकार है नंबर 3 वो हमारा प्रकार था कॉन्ग्नेट, है ना। कॉन्ग्नेटिव ऑब्जेक्ट। अब ये कॉन्ग्नेटिव ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो इसकी आइडेंटिटी ये है कि ये अपने ही वर्ब से बनते हैं। तो जो अपने ही वर्ब से बने वो कॉन्ग्नेटिव ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक, तो जैसे कि हम कहेंगे he fought fight, उसने लड़ाई लड़ी। तो ये जो fought है वो वर्ब है और fight उससे बनने वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक, यानी कि जो आप देख रहे हैं वो ये कि अपने ही वर्ब से बनने वाले, ठीक, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी क्रिया के रूप में ही होता है तो उसको कॉन्ग्नेट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऐसा यदि हम सिंपल तरीके से समझे तो यह है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी क्रिया के रूप में होता है तो उसे हम कॉन्ग्नेट ऑब्जेक्ट कह लेते हैं। यदि दूसरा कोई एग्जांपल हम देखें तो इसमें हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं तो ये होगा है ना। दूसरा एग्जांपल लिखें तो सी सिंग्स अ सॉन्ग, ये एक एग्जांपल हो गया। सी सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक, उसने गाना गाया। तो यहाँ पर जो फाइट और सॉन्ग है ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो अपने ही वर्ब से बने हुए हैं। क्या है? ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो अपने ही वर्ब से बने। कहने का मतलब कि कॉन्ग्नेट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं जो अपने ही वर्ब से बने होते हैं। ठीक, तो ये कॉन्ग्नेटिव ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो अगला हमारा जो प्रकार देखें वो है, उसको हम कहते हैं एडवर्बल। एडवर्बल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया एडवर्बल ऑब्जेक्ट। तो एडवर्बल ऑब्जेक्ट की यदि हम डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन क्या, हम उसको सीधा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो एडवर्ब ऑब्जेक्ट क्या है और इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, इसको समझने के पहले एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सीता went a mile, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिख लिया। ठीक, और एक आध एग्जाम्पल और लेने की कोशिश करूं तो रवि इज Ravi is 10 feet high। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है? ये दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, ये एडवर्बल ऑब्जेक्ट के। तो इनसे हमको क्या समझ में आ रहा है? इनसे हमको एक चीज़ तो समझ में आ रही है, वो ये कि जब वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट किसी स्थान, किसी समय या किसी मेजरमेंट का बोध कराता है
किसी स्थान, किसी समय या किसी मेजरमेंट, नापने वाली चीज़ों का बोध कराता है तो वो एडवर्बल ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है वो? एडवर्बल ऑब्जेक्ट कहलाता है। एडवर्बल ऑब्जेक्ट, ठीक। क्रिया विशेषण कर्म जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो क्रिया विशेषण कर्म कारक हो जाएगा ये, राइट। तो ये था एडवर्बल ऑब्जेक्ट। अब एडवर्बल ऑब्जेक्ट के बाद हम जो अगला हमारा जो एग्जाम्पल है ऑब्जेक्टिव केस का, वो एग्जाम्पल हमारा है रिटेन ऑब्जेक्ट, राइट। 5वां नंबर होगा ना, राइट। तो 5वां नंबर क्या होगा? 5वां नंबर जो हमारा होगा वो शायद रिटेन ऑब्जेक्ट ही है ना। हाँ, तो रिटेन ऑब्जेक्ट की कैसे लिखेंगे? ये हो गया रिटेन ऑब्जेक्ट, राइट। और रिटेन ऑब्जेक्ट का यदि हम एग्जाम्पल लिखें तो he has awarded a gold medal। ये एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया। और दूसरा एग्जाम्पल यदि लिखा तो राम has given उसी को लिख देते हैं बुक, ठीक है ना। तो इस जो हमारा प्रकार है जिसको हमने क्या नाम दिया है? रिटेन ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम यहाँ पर ये जो गोल्ड मेडल और बुक दिख रहे हैं यही रिटेन ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो पहचानेंगे कैसे? तो इसमें हमको ये पहचानना है कि इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्ब का एक तो क्या लिखा है? थर्ड फॉर्म लगा है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगी। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये पेसिव वॉइस फॉर्म में है। तो रिटेन ऑब्जेक्ट हमेशा ही पेसिव वॉइस, ठीक है ना। तो ये था हमारा पेसिव वॉइस वाला रिटेन ऑब्जेक्ट, ठीक। और जो हमारा अंतिम जो है ऑब्जेक्टिव केस का जो अंतिम जो हमारा प्रकार है, ठीक, वो क्या है? ऑब्जेक्टिव केस का अंतिम प्रकार वो रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट, राइट। रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट, तो रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट अब हम इसको समझने की कोशिश कर लें कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। तो रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं जिसमें हम ये मानते हैं कि ये जो प्रोनाउन होते हैं या नाउन होते हैं, तो जनरली इसमें हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। और उसमें सेल्फ या सेल्फ्स लगा रहता है, या तो सेल्फ लगा रहता है या सेल्फ्स लगा रहता है। और वर्ब के
ऑब्जेक्ट में के रूप में जब इनका प्रयोग होता है तो ये रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखें तो हम पाएंगे कि ही, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ही बीट हिमसेल्फ। तो रिफ्लेक्स जो हमने एग्जाम्पल देखा, ही बीट हिमसेल्फ, इसके अलावा एक आध एग्जाम्पल और लिखें तो दे हर्ट देमसेल्फ। ये ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल तो ये भी हो गया हमारा कि दे हर्ट देमसेल्फ, उन्होंने स्वयं को, वे स्वयं को क्षति पहुंचाते हैं। तो ये जो हमारे एग्जाम्पल हैं ये परावर्तित कर्म या रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम ये जो ऑब्जेक्टिव केस है हमारा उसे हम खत्म करते हैं। ठीक, कौन सा वाला? ऑब्जेक्टिव केस वाला। कहने का मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्टिव केस कौन से कहलाते हैं, वे जो वर्ब के बाद आते हैं वे ऑब्जेक्टिव केस कहलाते हैं। ठीक है ना। और जो सब्जेक्ट के, जो वर्ब के पहले आए वो नॉमिनेटिव केस होते हैं। और नॉमिनेटिव केस तो 3 प्रकार के होते हैं और ऑब्जेक्टिव केस 6 प्रकार के हमने पढ़े हैं यहाँ पर। ठीक, और जो हमारा अंतिम केस है वो है हमारा कौन सा? पजेसिव केस। कौन सा केस है? पजेसिव केस। तो पजेसिव केस क्या हुआ उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये है पजेसिव केस। ठीक, तो अब ये पजेसिव केस क्या, इसकी हिंदी होती है अधिकार कारक। कहने का मतलब ये कि जब नाउन या प्रोनाउन का वह रूप जो एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार दिखाए, पजेशन दिखाए, उसको हम पजेसिव केस कहते हैं। यानी अधिकार दिखाने वाला वो कहलाता है पजेसिव केस। ठीक है ना। तो इसको हम आगे चलकर इसको एग्जाम्पल के रूप में यदि हम इसको लें तो हम देखेंगे कि हमारा एग्जाम्पल क्या, राइट। तो एग्जाम्पल क्या हुआ, तो एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम्पल निकल के आएंगे जो अधिकार बताए। चलिए वही कोशिश कर लेते हैं। राम्स कैप इज व्हाइट, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। ठीक, राम्स कैप इज व्हाइट। और दूसरा यदि कोई हम एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करें तो हमको क्या मिलेगा? क्या लिखा मैंने? सलीम्स क्लास इज, बात क्लियर हो गई? सलीम्स क्लास इज 10th, मतलब ये अधिकारवाचक हो गया। पजेसिव केस जिसको बोलते हैं, अधिकार कारक जिस पर अधिकार की बात होती है। जैसे राम की जो कैप है वो किसकी कैप है? राम की कैप है। ठीक,
और जो क्लास है वो किसकी है? सलीम की क्लास है। कौन सी क्लास है? 10th की, राइट। इसमें एक चीज़ और देखने की बात है, एक नोट समझ ले सकते हैं हम उसको, एक पॉइंट की पॉजेसिव केस कौन सा है, इस बात का पता लगाने के लिए वाक्य वर्ब के पहले किसका लगा दीजिए, हुज लगा दीजिए। तो जैसे कि हुज कैप, आंसर आ जाएगा राम्स कैप। हुज क्लास, आंसर आ जाएगा सलीम्स क्लास, राइट। तो ये था दोस्तों अधिकारवाचक। यदि आपको ये जो हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों के बीच पहुंचाइए ताकि वो भी केस क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी रखें और उनको काम आए, भविष्य में उनको काम आए, है ना। तो इस हिसाब से केस क्या होते हैं इतने तो हमको समझ में आ गया होगा कि वो कारक जो सेंटेंस में क्या करते हैं, ग्रामेटिकल कार्य को सेंटेंस में शब्द के साथ उनके संबंधों के अनुसार उनको इंगित करते हैं, उनको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, राइट। तो जो इंडिकेट करता है वो केस, ठीक। जो नाउन और प्रोनाउन के ग्रामेटिकल कार्यों को वाक्य में शब्द के साथ उनके संबंधों के अनुसार इंडिकेट करे वो केस कहलाता है, वो कारक कहलाता है। ये है हमारा आज का केस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका दिन खुश हो, आप सदैव मस्त रहें, प्रसन्न रहें, इसी उम्मीद और नई ऊर्जा के साथ। बाय बाय।